हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेट। और आज हम करेंगे हिंदी पैडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र की क्वेश्चन सीरीज में अपनी 7वीं वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि आपके सी टेट जुलाई 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को अपनी पीडीएफ फाइल में चाहते हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कैसे जाएं और वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें। तो मैं उसकी बात बताता हूं आपको, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले यूट्यूब ऐप पर जाइए। यूट्यूब ऐप पर जैसा आप इसमें दिख रहा है, ऐप पर जाएंगे, वहां पर आपको सर्च के अंदर दी एजुकेंट लिखें। अब जब ये आप एजुकेंट लिख देंगे तो लिखने के बाद हमारा चैनल इस तरीके से आ जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे चैनल का लोगो, ये रहा। अब ये जैसे चैनल पर आप जाओगे, चैनल पर जाने के बाद यहाँ पर टैप करोगे तो हमारा चैनल इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही चैनल आएगा तो चैनल आने के बाद वीडियोस भी आ जाएंगे। अगर आपको प्लेलिस्ट, देखिए प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जो सीरीज वाइज वीडियो है वहाँ पर भी वो देख सकते हैं आप। ये रही इसकी प्लेलिस्ट। यहाँ पर जब जाओगे तो प्लेलिस्ट के अंदर सारी प्लेलिस्ट वाली वीडियोस आ जाएंगी, यानी मैथ्स पैडागोजी की, हिंदी पैडागोजी की और सीडीपी पैडागोजी की, ईवीएस की और मैथ्स की, जो मैथ्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं वो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगी। फिर कहीं से भी यहाँ आप वीडियो टैप कीजिए कोई सी भी, और जैसे ही वीडियो टैप करेंगे तो इस तरीके से हमारी वीडियो एक सामने आ जाएगी। अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैसे जाना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए ये जो एरर आपको दिख रही है, एरो जो आपको ये दिख रही है, यहाँ पर ये क्लिक करेंगे और आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे ऐसे ही देखिए ये खुलकर आ जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन। यहाँ देखिए सारे लिंक डले हुए हैं, देखिए पीडीएफ का लिंक भी आपके ये रहा, और इसमें आपकी जो पिछली वीडियो उनके लिंक भी डले रहते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसका भी आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा। फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। तो आपको सारी चीज़ यही मिल जाएगी, यहाँ से आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब का बटन वहाँ पर आपको दिख रहा है, तो वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन भी दिखेगा आपके, मेरे उसमें नहीं दिख रहा लेकिन आपके उसमें बेल आइकन दिखेगा, वो भी आप बजा सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की राजभाषा क्या है। हम सभी को अच्छे से पता है कि भारत में 1652 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। 1652 भाषाओं में 15 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा माना गया है, और उन 15 भाषाओं में हिंदी को क्या माना गया है, राजभाषा माना गया है। 15 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा माना गया है। और मैं अगर बात बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में, संविधान में भाषाओं के बारे में क्या क्या है, तो आप देखेंगे 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है। यानी आपकी जो शेड्यूल 8 है उसके अंदर 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, और संविधान के भाग यानी पार्ट 17 के आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रोविजन के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर हम इसका सही ऑप्शन लगाएंगे तो राजभाषा क्या होगी, हमारी हिंदी होगी। ये तो आप वैसे भी लगा देते, लेकिन और अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कितनी भाषाएं हैं। और भाषाओं में भाई हमारी 15 राष्ट्रीय भाषा हैं जिसमें राजभाषा हमारी हिंदी है। 22 भाषाओं को संविधान शेड्यूल 8 के अंदर मान्यता दे रहा है, और पार्ट 17 के अंदर अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या है, यानी आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसकी राजभाषा के प्रोविजन के संबंधित बातें लिखी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अपने विद्यार्थी के भाषा संबंधी क्रमिक विकास आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। यानी अगर आप किसी विद्यार्थी की भाषा संबंधी, भाषा की बात हो रही है, का क्रमिक विकास यानी सीरियल डेवलपमेंट, यानी शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल सीरीज वाइज अगर आप उसका विकास देखना चाहते हैं कि वो इसमें कितना विकास हो रहा है, उसको इवेल्युएट करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं, तो आप किस चीज को देखेंगे। पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि मौखिक कार्य करवाने पर,
अगर आप देखिए मौखिक कार्य करवाएंगे, तो मैंने भाषा की बात की है, भाषा के अंदर सिर्फ मौखिक भाषा नहीं होती है, भाषा के अंदर आपकी लिखित भाषा भी आती है, आपका पठन भी आता है, ठीक है। और भाई जैसे मैंने आपको बताया कौशल भाषा भी होती है, यानी लिसनिंग लैंग्वेज, जैसे हम लिसनिंग स्किल्स बोलते हैं, वो भी आता है। तो खाली मौखिक कार्य करवाने से बच्चे का क्रमिक विकास का पता नहीं लगेगा। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, यानी जो होमवर्क दिया जाता है उनको चेक करके बच्चों का आकलन। अब होमवर्क में तो लिखा रहता है सिर्फ, अगर आप देखेंगे तो लिखे में सिर्फ लिखित भाषा का पता लगेगा, ओरल का तो पता नहीं लगेगा, यानी मौखिक भाषा का तो पता नहीं लगेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। कार्य कक्षा, कार्य कक्षा यानी क्लास वर्क का अवलोकन करने पर, क्लास वर्क का अवलोकन करने पे भी, उनकी कॉपियां चेक करने पर भी क्लास वर्क हो रहा है या नहीं, उसमें भी आप लिखित का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। नंबर आपका जो लास्ट में है डी पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो आपने भी सुना होगा, क्योंकि अगर आप बीटीसी बीएड करके आ रहे हो तो पोर्टफोलियो की फाइल एक आपकी बनती है, उसमें आप अच्छे से जानते हैं कि बच्चे की एक एक चीज देखी जाती है, कि बच्चे की लैंग्वेज क्या है, बच्चा किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, बच्चे की घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ तक घर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका पढ़ाई पर क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ तक का व्याख्यान किया जाता है पोर्टफोलियो के अंदर। तो जब पोर्टफोलियो में इतनी व्याख्यान और एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चे के बारे में लिखा रहता है, तो वहाँ पे भाषा के बारे में भी एक एक चीज उसकी लिखी जाती है, कि इसकी ओरल भाषा कैसी है, राइटिंग कैसी है, रीडिंग कैसी है, ठीक है, लिसनिंग कैसी है, सारी चीज उसका व्याख्यान पोर्टफोलियो में किया जाता है। तो पोर्टफोलियो पर ही निर्भर आपको होना पड़ेगा। पोर्टफोलियो एक ऐसा आपका सोर्स है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हैं बच्चा किस लेवल पर पहुंच रहा है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, पोर्टफोलियो का अवलोकन पर, यानी जो पोर्टफोलियो आप बनाते हैं बच्चे का, उसमें एक एक चीज डिटेल में होती है, तो उस डिटेल के कारण आप भाषा संबंधी क्रमिक विकास को भी वहीं से जान सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। भोजपुरी भाषा मोना, भाषी मोना, यानी मोना एक लड़की है जो स्टूडेंट है, तो वो भोजपुरी भाषा बोलती है, यानी भोजपुरी भोजपुरी से है तो भोजपुरी बोलेगी। वो शे को से बोलती है और रे को डे बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है, यानी शे को से बोलना, रे को डे बोलना, तो इसकी जो मतलब सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इसलिए करती है। उच्चारणगत त्रुटि, मातृभाषा से प्रेम, हिंदी भाषा की कठिनता, या मातृभाषा का व्याघात। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन जो होगा मातृभाषा का व्याघात। मातृभाषा का व्याघात क्या है, व्याघात बोलते हैं आघात करना, अटैक करना। आप कभी भी देखिएगा, जो लोग दूसरी भाषा सीखते हैं, तो कोई भी दूसरी भाषा सीखता है तो उसमें अपनी भाषा का बहुत ज्यादा अटैक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मानो कि भाई एक बंगाली है, बंगाली आपने देखा होगा हमेशा ओ करके बोलते हैं, जैसे अमित नाम है तो अमित, अर्नब नाम है तो अर्नब, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जाता है बंगाली, इस तरीके से उनका एक्सेंट आता है। तो वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनकी जो मातृभाषा होती है उसका अटैक होता है अब सेकंड लैंग्वेज पे, जो आप दूसरी अन्य भाषा सीखते हो। तो आप अभी कभी भी देखेंगे, जो हम शेखों से बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा का उस पर इफेक्ट रहता है। तो सही ऑप्शन इसका मातृभाषा होगा। आप कुछ भी उठाकर देख लेंगे कहीं से भी, तो जो बच्चे इस तरीके से बोलते हैं, तो वो यही इसका कारण होता है, क्योंकि उनकी मातृभाषा का अटैक रहता है उनकी दूसरी लैंग्वेज पे। तो उच्चारण जो हमारा गलत निकलता है, इस वजह से निकलता है क्योंकि मातृभाषा में वो शब्दों की कमी होती है, या वो हम ज़्यादा वहाँ पर नहीं बोलते, तो नई लैंग्वेज में भी वो चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, यानी कोई थोड़ी सी आपने रीडिंग देखी, आपने उसे पढ़ा, और पढ़ने थोड़ा सा सरसरी नज़र में आपने पता कर लिया कि भाई इसके अंदर कंटेंट किस बारे में बात कर रहा है। ये एक स्किल है और ये बहुत बेहतरीन स्किल है। तो आप अब देखेंगे ये क्या क्या है ऑप्शन से। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पढ़ने की कुशलता, कुशलता तो कैसी भी हो, लेकिन उसका कभी अंतिम पड़ाव नहीं हो सकता। स्किल, स्किल आप समझ रहे हैं ना, स्किल हमेशा कभी भी एंड नहीं हो सकता। स्किल का स्किल हमेशा शार्प होता जाता है।
इसका कोई एंड नहीं है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल गलत है। चाहे वो पढ़ने की कुशलता हो या पढ़ना है किसी भी चीज की कुशलता हो, उसका किसी चीज का अंतिम पड़ाव नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है। एक बात बताइए, आप कोई सरसरी नजर से कोई चीज पढ़ी और उसका कंटेंट पता कर लिया, तो ये निम्न स्तर तो है नहीं, ये तो बहुत अच्छा स्तर है, तो इसे हम निम्न स्तर तो नहीं बोलेंगे। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, यानी पढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, यानी रीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। फिर डी ऑप्शन दे रखे पढ़कर समझने का पहला प्रयास। पहला प्रयास नहीं हो सकता ये, क्योंकि पहले प्रयास में सरसरी नजर देख के कंटेंट पता करना ये पहला प्रयास का स्किल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा कि ये रीडिंग करने का एक महत्वपूर्ण स्किल है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है, यानी पठन किसे बोलते हैं हम। अगर हम पठन की बात करेंगे तो पठन, आप किस चीज को पठन समझते हैं? उचित गति एवं प्रवाह, नंबर बी होगा अनुमान के साथ भाव ग्रहण, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, ध्वनि का उतार चढ़ाव। यानी चारों ऑप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले आपको समझना पड़ेगा रीडिंग क्या होता है। क्या रीडिंग करना सिर्फ इतना होता है कि उचित गति करना, यानी प्रॉपर स्पीड हो आपकी और प्रॉपर फ्लो हो, इसे रीडिंग बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा ये कहना। अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, यानी जो आप पढ़ रहे हो उसे समझ रहे हो, क्या ये रीडिंग है? ये बिल्कुल सही इसकी डेफिनेशन है। बिल्कुल सही ऑप्शन यही होगा कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसे समझ भी रहे हो। पठन का जो परिभाषा है वो यही है कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसे समझ कर पढ़ रहे हो। ठीक है, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, यानी प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण तो कोई भी कर लेगा। आप इंग्लिश पढ़ते हो लेकिन समझ में तो आती नहीं, लेकिन अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, अच्छे से सही पढ़ रहे हो। ध्वनि का उतार चढ़ाव भी कर सकते हो। आप देखते हो पोयम के अंदर, चाहे पोयम समझ में आए या ना आए इंग्लिश की, लेकिन ध्वनि का उतार चढ़ाव अच्छे से हम कर लेते हैं। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये तो कोई है ही नहीं बात। तो सबसे रीडिंग का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, वो यही है कि आपका अनुमान के साथ भाव ग्रहण होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त देखिए एक राष्ट्रीय कवि हैं, और उन्हें राष्ट्रीय कवि कहा इसलिए गया है क्योंकि भारत भारती उन्होंने एक रचना लिखी है, भारत भारती रचना लिखी है। और ये भारत भारती रचना लिखने की वजह से ही ये इतनी प्रचलित रचना है इनकी, कि प्रचलित रचना इतनी है कि कवि ने, मैं आपको बता देता हूं, तो चलिए इनके बारे में देखते हैं हम। भारत मैथिली शरण गुप्त की रचना, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध काव्य कृति है जो 1912 में 1913 यानी 1912-13 में इन्होंने ये लिखी थी। और मैथिली शरण गुप्त मैं आपको फिर बता देता हूँ कि भाई राष्ट्रीय कवि हैं, और ये है इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या लिखी है, भारत भारती वो लिखी है। अब आप देखेंगे इसके अंदर भारत भारती इन्होंने रचना लिखी है, इस बात को याद रखेंगे, और इसी वजह से ही क्या है ये राष्ट्रीयकृत यानी राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयुक्त करते हैं, यानी जब हम किसी को गद्य पढ़ाते हैं, गद्य देखो दो ही पार्ट होते हैं इंग्लिश के अंदर, पद्यांश होता है और गद्यांश होता है, यानी प्रोज और पोएट्री। अब अगर हम प्रोज और पोएट्री की बात करें तो कौन सी विधि ठीक होगी? प्रश्न उत्तर विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, या उपयुक्त सभी? देखिए उपयुक्त सभी नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि गद्य में इस्तेमाल नहीं होते। एक तो है व्याख्या, व्याख्या विधि जो होगी वो हमेशा पोयम में इस्तेमाल होती है, क्योंकि जब एक पोयम लिखी जाती है तो पोयम में उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है, लेकिन गद्यांश में कभी भी व्याख्या नहीं होती। इसी तरीके से अर्थबोध, अर्थबोध यानी अर्थ का पता करना, ये भी पोयम का पार्ट है, क्योंकि पोयम के अंदर ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, तो उनका अर्थ निकालना। प्रश्न उत्तर विधि ही एक ऐसी विधि है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये गद्यांश विधि के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो यानी गद्यांश में क्या शामिल होता है, आपकी शॉर्ट स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज, निबंध, उपन्यास, ये सब गद्यांश के पार्ट है। तो उसमें आप देखते हैं प्रश्न उत्तर ज्यादा किए जाते हैं, ना कि उनकी एक्सप्लेनेशन। तो ये विधि प्रश्न उत्तर की गद्यांश के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे
सूटेबल विधि कहलाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन अलग से संचालित करना चाहिए, यानी इनके लिए एक अलग, बिल्कुल स्कूल से, पढ़ाई से अलग ये एक कार्यक्रम चलना चाहिए। अतिरिक्त समय में कराना चाहिए, यानी जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है उसमें ये चीज कराना चाहिए। सप्ताह में एक बार यानी वीकली होनी चाहिए कि वीक में एक बार करा लिया। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, एनसीएफ बोलता है कि ये जो चीजें हैं आपकी कला वाला सब, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, करिकुलम एक्टिविटीज जो होती है ये प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ जोड़ देनी चाहिए। तभी आप देखते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, उनके जब चैप्टर खत्म होते हैं तो चैप्टर खत्म होने के बाद क्विज दी जाती हैं, पजल्स दी जाती हैं, क्रॉसवर्ड्स दिए जाते हैं। तो ये शिल्प, खेल, कला, नाटक, कहानी, रोल प्ले दिया जाता है, ये चैप्टर के साथ ही जोड़ दिया जाता है। तो ये देखें ना, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होता है। मैथ्स होगा तो मैथ्स के साथ सम्मिलित कर दिया जाएगा, हिंदी होगा तो हिंदी के साथ सम्मिलित कर दिया जाएगा, या कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ जरूर ये चीजें सम्मिलित कर दी जाएंगी। तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों यानी ग्रामर एक्सपेक्ट्स, शब्दों की बारीकियों का आकलन, यानी उनकी जो बारीकियां हैं उनको इवेल्युएट करने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। यानी अगर आप किसी को ग्रामर सिखा रहे हो, ग्रामर को जानना चाहते हो, उसे इवेल्युएट करना चाहते हैं कि बच्चा कितनी ग्रामर सीखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, यानी उसे बहुत सारे शब्द याद होने चाहिए, बहुत सारे मीनिंग और वर्ड्स उनके याद होने चाहिए। परिभाषाओं को जानना यानी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। संदर्भ में व्याकरण समझना, यानी व्याकरण को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना चाहिए। पाठ्य पुस्तक व्याकरण के नियम, यानी पाठ्य पुस्तक में जो व्याकरण के नियम होते हैं उन्हें याद कर लेना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन चीज होगी वो क्या होगी? संदर्भ में व्याकरण को समझना, यानी जो संदर्भ कॉन्टेक्स्ट है उसमें व्याकरण को समझना। ये सबसे बेस्ट विधि होती है कि आप जब कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसकी ग्रामर समझ रहे हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए कि किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जिससे कि ओवरऑल आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय भाषा का संवर्धन आवश्यक है, यानी राष्ट्रीय भाषा जो हमारी हिंदी है और जो भाषा हमारी है उनका विकास क्यों होना चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जब तक राष्ट्रीय भाषा को हम अपने प्रमोट नहीं करेंगे तो आपस में, क्योंकि हम बोलते हैं अपनी राष्ट्रीय भाषा है और हर एक राष्ट्र की एक राष्ट्रीय भाषा होती है, वो उससे जानी जाती है, हमारा कल्चर उससे जाना जाता है। तो अपनी भाषा बोलियों का विकास के लिए, यानी अपनी जो भाषाएं हैं, अपनी जो बोली, उनका विकास करना। जैसे कि इंग्लिश ने कितना अच्छा काम किया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड इस लैंग्वेज को फैला दिया है। हालांकि ये काम हम नहीं कर सके, हिंदी के साथ नहीं हो सका, हम नहीं अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा देशों में पहुंचा सके, ये हमारी गलती है और मानी जाएगी। तो ये हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी को और जो हमारी राष्ट्रीय भाषाएं तमिल हैं और जो दूसरी हैं उन सब लैंग्वेजों का विकास करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी ये भाषा है, हमारी पहचान है, तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की शिक्षा की उपयुक्त विधि प्रणाली क्या है? यानी अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी को व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट विधि क्या होगी? सूत्र प्रणाली। सूत्र प्रणाली में तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, ये सबसे बेकार प्रणाली होगी उच्च प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर है, उच्च ही है लेकिन प्राथमिक स्तर है, तो यहाँ पर सूत्र से काम नहीं चलेगा क्योंकि बच्चों को अच्छे से समझाना पड़ेगा। भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन प्रणाली, समवाय प्रणाली। देखिए भाषा संसर्ग भी नहीं है और समवाय प्रणाली भी क्यों नहीं, क्योंकि ये उच्च प्राथमिक स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो भाषा संसर्ग प्रणाली है और समवाय प्रणाली है ये सिर्फ प्राथमिक स्तर यानी शुरुआती स्तर पर 1 से कक्षा 5 तक जो पढ़ाया जाता है वहां पर इस्तेमाल की जाती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे, सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? आगमन प्रणाली। देखिए भाई, आगमन प्रणाली क्या होती है? यानी इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर एक जनरल चीज, एक जनरल रूल बनाते हैं। तो अगर ये विधि यूज की जाएगी ग्रामर को पढ़ाते वक्त तो ये बेस्ट विधि होगी। किसके लिए? उच्च प्राथमिक, प्राथमिक के लिए नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर के लिए बेस्ट विधि क्या होती है? या तो समवाय प्रणाली यूज हो या भाषा संसर्ग प्रणाली। इन दोनों प्रणाली में क्या होता है कि चैप्टर दे दिया,
चैप्टर देने के बाद लास्ट में एक्सरसाइज देती, उसी के अंदर ग्रामर पूछी जाती, यानी अलग से ग्रामर की बुक इसमें नहीं होती है। भाषा के साथ ही ग्रामर सीखनी होती है, यानी जैसे रचनाएं हो गई, पोयम हो गई, कोई निबंध हो गया, कोई उपन्यास हो गया, कोई नॉवेल्स हो गई, वो दे दी और उसी के साथ बच्चों को क्या व्याकरण सिखा दिया। सामवाय विधि प्रणाली और भाषा संसर्ग प्रणाली का यही काम होता है। लेकिन आगमन प्रणाली में क्या होता है, आप पर्टिकुलर से लेके यानी कोई विशेष एग्जाम्पल लेके, विशेष उदाहरण लेके आप कोई सामान्य नियम बनाते हैं, तो उसके लिए वहां पे ये यूज होती है लैंग्वेज प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, क्या प्रश्न दिया है, घर से विद्यालय आने तक आपको रास्ते में जो जो चीजें दिखती हैं उन्हें लिखें, उनके बारे में लिखें या उन्हें लिखें। अब उन्हें ही लिखें क्योंकि बच्चा इस बारे में तो नहीं लिख पाएगा इतनी सारी। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टि बाधित है, यानी आपके कक्षा में एक बच्चा ऐसा भी है जिसे दिखता नहीं है। अब ये काम तो वो कर नहीं सकता, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी। ये तो सबसे भद्दा काम है, ये टीचर का काम हो नहीं सकता कि खुद आपने लिख कर दे दिया। उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे, कह देंगे ये आपको नहीं करना, तो फिर वो क्या करेगा, इसका मतलब तो वो जो हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें बच्चा कैसा भी हो सब बच्चे साथ पढ़ेंगे और सबको साथ अवसर मिलेंगे, सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो वाला पर्पज इस ऑप्शन से पूरा नहीं होगा। उसे कहेंगे कि आप सहपाठी से पूछ कर लिख लो, तो सहपाठी से पूछ कर लिखना होता तो टीचर की क्या जरूरत थी, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं आप, प्रश्न से उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेगी, ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी उस बच्चे के लिए कुछ नया बता देगी कि आप इस तरीके से कर लेना। फॉर एग्जाम्पल बच्चे से ये जैसे इस तरीके से कहा, मैं खुद ही बता देता हूँ कि बच्चों की इस तरीके से कहा कि आप जो भी चीजें देखें उसे बता दें। बट जो दृष्टि बाधित बच्चा है, यानी जो देख नहीं सकता है, उस बच्चे से वो टीचर कह सकता है कि आप जिस जिससे मिलो उनका नाम लिख दो। तो ये बेस्ट तरीका हो सकता है, जो दृष्टि बाधित हो, जो देख नहीं सकते, तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चे को उसे कैसे डील करना है उसे, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है, सभी तरह के बच्चे एक क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं। एनसीएफ ने, इंक्लूसिव एजुकेशन ने बोला है कि ये हम करेंगे, बच्चा चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, एक ही क्लास में सब पढ़ेंगे, क्योंकि सबको सेम अपॉर्चुनिटी लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है, यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो पर्यायवाची है, वसुधा भी है, भूमि भी है, बहुत सारे वर्डों की तरह आकर्षित करती है। ऐसा करने का उसका उद्देश्य क्या है, क्यों कर रही है ऐसा वो, भाषा का व्याकरण ज्ञान, व्याकरण से कोई मतलब नहीं है इसमें, शब्द भंडार का विकास करना, ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक होगा। और ऑप्शन भी पढ़ लेंगे, हिंदी भाषा की बारीकियां, बारीकियों की बात हो ही नहीं रही है, ये व्याकरण थोड़ी। पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा, पर्यायवाची शब्द होता तो ठीक था कि हाँ पर्यायवाची शब्द तो, लेकिन उसकी परिभाषा की बात ये नहीं कर रही है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा, और भाषा के व्याकरण तो है ही गलत। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, भाषा भंडार का विकास, यानी जो हमारी वोकैब्युलरी है इसका स्टोरेज हो रहा है, बहुत सारी इसका डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जब हम एक चीज की बहुत सारी चीजें, यानी एक पृथ्वी को बहुत सारे नामों से जान जाएंगे, तो हमारे पास एक से ज्यादा वोकैबुलरी हो जाएगी एक ही चीज की, तो भाषा भंडार का विकास हो रहा है, ये कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, यानी भाषा लैंग्वेज सिखाने, सबसे पहले देखिए ये बहुत ईजी है, इससे ईजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम उसका भाषा सीखना है, कोई भी भाषा हो, कहीं पे भी पैदा हो और कोई सी भी भाषा हो, तो उसका सबसे पहला काम जो होता है वो सुनने का होता है। बच्चा पहले सुनता है, फिर सुनने के बाद उन्हीं चीजों को रिपीट करके बोलता है, फिर स्कूल जाता है तो पढ़ता है, फिर उसे लिखवाया जाता है। तो सही ऑप्शन इसमें आपको दिख भी रहा होगा, वो क्या है, सी है, पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, ये बिल्कुल सही आपका क्रम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, किस विधि को हार्वर्ड की पंचपद प्रणाली के नाम से पुकारते हैं, किस विधि को हार्वर्ड की पंचपद प्रणाली के नाम से पुकारते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपका, तो मैं आपको बता देता हूँ, गद्य शिक्षण, हार्वर्ड पंच पद प्रणाली आपकी जो होती है गद्य शिक्षण, यानी प्रोज टीचिंग पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है।
तो आपको ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दी एजुकेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।